Hello friends, I am Harshpreet Kaur Dhiman and today we are going to continue the 73rd amendment and this is the part 3rd of the chapter local governments. So in the 73rd amendment we have already discussed about the three-tier structure of the Panchayati Raj, then we have talked about the election system, then we have talked about the reservations. उसके बाद फोर्थ पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स। मतलब कि अब देखो लोकल गवर्नमेंट के कौन से फंक्शन है, अब हमें ये नहीं पता था पहले, पर अब जो है आफ्टर 73rd अमेंडमेंट जो है जब 1992 के अंदर ये पास कर दी गई बाय दी पार्लियामेंट, तब क्या कौन कौन से फंक्शंस जो हैं लोकल गवर्नमेंट को दिए गए, अब हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखो जो स्टेट लिस्ट है, हमें पता है स्टेट लिस्ट कौन सी लिस्ट होती है जो कि बताती है कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो ये जो स्टेट लिस्ट है इसमें से 29 सब्जेक्ट्स जो है निकाल के हमारे ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से जो ये पार्ट है हमारा स्टेट लिस्ट वाला, उसमें से 29 सब्जेक्ट्स निकाल के जो हमारे पार्लियामेंट वाले हैं उन्होंने क्या किया, वो 11th शेड्यूल में डाल दिए। ठीक है, और स्टेट को कहा कि स्टेट गवर्नमेंट के अब ऊपर है, ये स्टेट गवर्नमेंट की चॉइस है कि इन 29 सब्जेक्ट्स जो कि 11th शेड्यूल के अंदर डाले गए हैं उनमें से स्टेट की चॉइस है कि कौन कौन से लोकल गवर्नमेंट को देने हैं। ठीक है, आगे समझ, मतलब कि 29 सब्जेक्ट्स आ गए हैं इस 11th शेड्यूल के अंदर, पर स्टेट गवर्नमेंट के ये पावर है कि वो कौन कौन सा देना चाहती है लोकल गवर्नमेंट को। ठीक है, और ये सब कुछ कहाँ लिखा गया है कि जो हमारी ये ट्रांसफर किया गया है और हमारा क्या है स्टेट गवर्नमेंट की ये पावर है वो बताया गया है इन द आर्टिकल 243G। अब देखो आप पूछेंगे कि जी क्यों लगाया है पीछे, है ना, 243G। अब फॉर एन एग्जाम्पल अगर 243 कोई आर्टिकल था, ठीक है, रिलेटेड टू द लोकल गवर्नमेंट्स, उसके बाद अगर हमने कोई भी अमेंडमेंट करनी है और बीच में आपका आ गया आर्टिकल 244, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, क्योंकि ये सारे आर्टिकल इस आर्टिकल से मिलते जुलते हैं, तो कोई भी अमेंडमेंट करेंगे आप ऐसे अगला आर्टिकल बना दोगे 243A। ठीक है, उसके बाद और कोई अमेंडमेंट करनी है तो 3B, ऐसे करके करते करते 243G आर्टिकल जो है ये बना दिया गया। ठीक है, कि 29 सब्जेक्ट्स 11th शेड्यूल में डाल दिए हैं और स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि कौन कौन से आपने जो है पंचायती राज को देने हैं। ठीक है, अब देखो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट डाले गए हैं, कौन कौन सी पावर्स फंक्शंस डाले गए हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर, देन माइनर इरिगेशन, मतलब जो इरिगेशन के काम होंगे वो पंचायती राज सिस्टम संभालेगा। उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मतलब वो इंडस्ट्रीज जो कि अभी मतलब इतनी ज्यादा लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं करती, वो थोड़ा प्रोडक्शन करती हैं। उसके बाद रूरल हाउसिंग, मतलब जो गांव में जो लोग हैं उनके पास प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटी है, ये चेक करना है उन्होंने। ड्रिंकिंग वाटर, प्योर वाटर जो है दिलवाना लोकल गवर्नमेंट का काम है। रोड्स एंड कलवर्ट्स, कलवर्ट्स क्या होती हैं, जैसे दो रोड्स है, मान लो बीच में पानी है, तो आपने एक टनल सा नीचे फिट कर दिया और दोनों रोड्स को जो है कनेक्ट कर दिया। ठीक है, हिंदी में कलवर्ट को बोला जाता है पुलिया। तो ये इन सारी चीजों को कौन संभालेगा, हमारी पंचायत संभालेगी, क्योंकि वी आर रीडिंग अबाउट 73rd अमेंडमेंट। उसके बाद है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब कितने सारे घरों में क्या इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस है वो देखना है। पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, मतलब कि कई स्कीम्स जो है गवर्नमेंट जो है लॉन्च करती है कि हमने गरीबी को कैसे हटाना है। ठीक है, तो उन सभी को सपोर्ट करना, उन सभी को इम्प्लीमेंट करना लोकल गवर्नमेंट का काम हो गया। उसके बाद है PDS सिस्टम, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये क्या है, ये क्या एक्चुअल में जो लोग जो हैं बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं उन लोगों को गवर्नमेंट जो है लेस प्राइजेस पे वीट,
केरोसिन, शुगर, राइस, ऐसी सारी चीजें जो है देती है। तो बहुत सी ऐसे सेटअप कर रखे हैं उसने, स्ट्रक्चर्स, ऐसे रूम्स सेटअप कर रखे हैं जहां से कि ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसे बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो इसे भी सपोर्ट करना लोकल गवर्नमेंट का काम है। उसके बाद अगला पॉइंट 73rd अमेंडमेंट का क्या था, वो था स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स। मतलब कि जो हमारी स्टेट इलेक्शन कमीशन एक सेटअप की गई ताकि वो लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन करा पाए। ठीक है, पहले क्या होता था, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कौन कराता था, स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन कराती थी। स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन सारे ऑफिसर्स वगैरह जो कि अंडर आते थे डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के। अब मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा जो है कंट्रोल रहता था। यह फ्री एंड फेयर इलेक्शन पहले नहीं था। अब क्या कर दिया गया, थ्रू द 73rd अमेंडमेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन को सेटअप किया गया, जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस का क्या मतलब होता है कि एक ऐसी बॉडी जो कि इंडिपेंडेंटली काम करती है, किसी के दबाव में आकर काम नहीं करती। ठीक है, और ये स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारे पूरे कंट्री की जो इलेक्शन कमीशन है उसके मतलब उसके अंडर भी नहीं आती, उसके अकॉर्डिंगली भी जो है चलती नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली काम करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्शन कमीशन है ये भी स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर कुछ भी जो है कंट्रोल नहीं दिखा सकती। ठीक है, सो दैट वाज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स, और इसके अंदर जो ऑफिसर्स काम करेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ऑफ 73rd अमेंडमेंट वाज स्टेट फाइनेंस कमीशन। मतलब कि जो हमारी अब फंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, फाइनेंस का क्या मतलब है, मनी, तो कैसे किस गवर्नमेंट को कितनी कितनी पैसा मिलेगा वो सब कुछ देखने का स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम था। अब देखो ये क्या देखेगी, ये कमीशन देखेगी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लोकल गवर्नमेंट को कितना पैसा दे रही है। ठीक है, क्या वो सही फेयरली पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, फंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। उसके बाद ये स्टेट फाइनेंस कमीशन ये भी देखेगी कि ये स्टेट गवर्नमेंट रूरल लोकल गवर्नमेंट को कितना पैसा देती है और अर्बन लोकल गवर्नमेंट को कितना पैसा देती है, कि क्या ये फेयर है। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे अबाउट 74th अमेंडमेंट, जो कि अर्बन एरियाज के लिए बनी है ना। ये अमेंडमेंट किस लिए की गई है, अर्बन एरियाज के लिए। तो सबसे पहले ये जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्बन एरियाज होते क्या हैं। तो अर्बन एरियाज की डेफिनेशन दी गई है बाय सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस का क्या मतलब है कि जब भी हमारी कंट्री में सेंसस होते हैं, मतलब कि सारे लोगों का डाटा कलेक्ट किया जाता है कि इतने % लोग हमारे जो हैं 20 ईयर्स से नीचे हैं, इतने % लोग हमारे 60 ईयर्स से नीचे हैं। तो ये सारा जब डाटा कलेक्ट किया जाता है कि हमारी कंट्री में फीमेल एंड मेल्स की क्या रेशो है, वो किया जाता है थ्रू द सेंसस प्रोसेस। ठीक है, हर एक पर्सन से जाके पूछा जाता है उनके बारे में डिटेल्स। तो सेंसस ऑफ इंडिया कहता है कि जो अर्बन एरियाज हैं, अर्बन एरियाज वो एरियाज हैं जहां पर पॉपुलेशन, मिनिमम पॉपुलेशन 5000 की हो, मतलब कम से कम 5000 लोग तो रहने चाहिए उस एरिया के अंदर। उसके बाद एटलीस्ट 75% ऑफ द मेल पॉपुलेशन वर्क्स और इज ऑक्यूपाइड अंडर द नॉन एग्रीकल्चरल जॉब। मतलब कि 75% से ज्यादा लोग जो हैं, अगर ज्यादा मेल पीपल जो हैं, अगर वो नॉन एग्रीकल्चरल जॉब कर रहे हैं, मतलब कि वो एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो कुछ और काम कर रहे हैं, जैसे सम पीपल आर टीचर्स, सम पीपल आर प्राइवेट एम्प्लॉयज। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, तब हम कह सकते हैं। उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या मतलब है कि देखो हर ये पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है, मान लो 1 किलोमीटर का एरिया हमने ये ले लिया, उसके बाद 1 किलोमीटर का एरिया ये ले लिया। ठीक है, ऐसे करके हमारा एक स्क्वायर सा बन गया। तो इस स्क्वायर के अंदर जिसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, है ना, साइड मल्टीप्लाई साइड इज द फॉर्मूला ऑफ एनी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो 1 किलोमीटर मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर स्क्वायर, है ना, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। तो इस 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर जितने लोग रहते होंगे उसे बोलेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इनके अकॉर्डिंगली क्या है, 400 लोग जो हैं पर किलोमीटर स्क्वायर में रहने चाहिए अगर उस
एरिया को हम अर्बन एरिया बोलना चाहते हैं, मतलब कि यहाँ पर 400 लोग तो होने चाहिए इस एरिया के अंदर, ठीक है। 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर 400 पर्सन होने चाहिए, दैट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके, अब देखो हमारे जो सेंसस होते हैं, हमने अभी बात किया, वो आफ्टर एवरी 10 ईयर्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे अभी 2011 में सेंसस हुआ था इंडिया का, अब 2021 के अंदर सेंसस होगा, ठीक है। तो 2011 का सेंसस क्या कहता है कि 31% इंडिया की पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती है, ठीक है। 31% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन द अर्बन एरियाज, ठीक है। उसके बाद देखो जो हमारा 12th शेड्यूल है उसमें कई सब्जेक्ट्स डाल दिए गए हैं बाय द पार्लियामेंट, और स्टेट गवर्नमेंट को ये वो दे दी गई है पावर कि आप देख लेंगे कि इन 12th शेड्यूल में से कितने सब्जेक्ट आपको अर्बन लोकल बॉडीज को देने हैं। मतलब कि सिर्फ ये प्रोसेस डिफरेंट है 74th अमेंडमेंट में कि जो ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स है वो किस में किया गया है, 11th शेड्यूल में नहीं किया गया, 12th शेड्यूल में किया गया है। वैसे ही इलेक्शंस बिल्कुल सेम रहेंगे इस हमारे 74th अमेंडमेंट के अंदर जैसे 73rd अमेंडमेंट में थे। उसके बाद स्टेट फाइनेंस कमीशन भी है यहाँ पर, और स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होगी। उसके बाद रिजर्वेशंस भी ऐसे ही होंगी। तो मतलब 74th अमेंडमेंट बिल्कुल कॉपी है 73rd अमेंडमेंट की, बट इसमें बस 12th शेड्यूल का डिफरेंस है कि 11th शेड्यूल नहीं है, 12th शेड्यूल है। थैंक यू।